अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2025 एमएफए का बजटिंग का क्वेश्चन, जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 था। और इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हमारे सामने एक सिनेरियो है और हमें इसका बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। इनफैक्ट ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं हम आपके पेपर का। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, वाइल्ड वेव रिजॉर्ट्स लिमिटेड हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ फुल्ली इक्विप्ड थीम पार्क इंक्लूडिंग एन एडवेंचर पार्क नेम्ड वाइल्डलैंड एंड अ वाटर पार्क नेम्ड वेवलैंड। तो दो चीजें हैं, एक वाइल्डलैंड है और एक वेवलैंड है। एट अ कॉस्ट ऑफ 2.2 बिलियन, ये टोटल कॉस्ट है, इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 मिलियन का है। दूसरा हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। इट ऑल्सो फीचर्स अ थिएटर फॉर लाइव शोज नोन एज वाइल्ड वेव अरीना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। पहले साल के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है। और सवाल की रिक्वायरमेंट अगर मैं आपको दिखा दूं ना, तो हमें बनाना क्या था, प्रिपेयर दी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 28 फैब 2026, 15 मार्क्स। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल आपको, ये एक्सेल फाइल, स्प्रेडशीट फाइल आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बस इसका नाम जो है वो 7 के बजाय 8 है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलती कर दी है मैंने। जो फाइल की ने नाम होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से होना चाहिए। ये फाइल आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ अभी सवाल मेरे साथ रहकर और समझना है। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहले थीम पार्क की कुछ डिटेल्स हैं और दूसरी डिटेल्स है थिएटर की। इसने बोला था ना कि थीम पार्क होगा, थीम पार्क में दो चीजें, वेवलैंड और वाइल्डलैंड। और फिर थिएटर है, थिएटर में वाइल्ड वेव अरीना एक चीज है। तो पहले पढ़ते हैं थीम पार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है। द स्टैंडर्ड टिकट प्राइस फॉर द थीम पार्क इज ₹2,000 per person, while a VIP ticket which includes a fast pass costs ₹3,000 per person. It is estimated that 20% of visitors will opt for the VIP pass. Tickets for Waveland and Wildland must be purchased separately. वेवलैंड वाइल्डलैंड जो सेपरेट जगहें हैं, दोनों का अलग अलग टिकट परचेज करना होगा। एक नॉर्मल टिकट 2,000 का होगा, वीआईपी टिकट 3,000 का होगा। 20% लोग वीआईपी होंगे तो बाकी 80% लोग वो होंगे जो नॉर्मल टिकट खरीदते हैं। वाइल्ड लैंड, अब देखिए ये वाइल्ड लैंड के बारे में पैराग्राफ है। वाइल्ड लैंड इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अप्रोक्सीमेटली 20,000 विजिटर्स पर मंथ। हाउएवर इट विल रिमेन क्लोज फॉर मेंटेनेंस इन मार्च एंड सितंबर। हर महीने 20,000 लोग आएंगे। मार्च और सितंबर दो ऐसे महीने होंगे जिसमें विजिटर्स नहीं आएंगे, यानी कि 10 महीने वाइल्ड लैंड जो भी जगह है वो चलेगी। वेवलैंड is expected to attract 30,000 visitors per month from March to November but will remain closed during winter. वेवलैंड जो है वो मार्च से नवंबर चलेगा, बाकी महीनों वो क्लोज रहेंगे, उसके ऑपरेशंस बंद रहेंगे। तो मार्च से नवंबर बन जाते हैं आपके 9 मंथ्स। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वाइल्डलैंड चलेगा 10 महीने और मार्च से लेकर सितंबर सॉरी कितने मंथ है। वाइल्डलैंड चलेगा मार्च अप्रैल, सॉरी मार्च और सितंबर ऑफ रहेगा, बाकी 10 महीने चलेगा। सॉरी, मार्च एंड सितंबर ऑफ रहेगा, बाकी 10 महीने चलेगा। लेकिन वेवलैंड जो है वो मार्च टू नवंबर चलेगा। Visitors are likely to come in groups such as families or friends with an average group size of 4 people. जनरली एक साथ चार चार लोग इकट्ठा आ रहे होंगे, 4 लोगों का फैमिली या फ्रेंड्स का ग्रुप होगा। मोर ओवर द एस्टिमेटेड एवरेज स्पेंडिंग ऑन फूड एंड बेवरेजेस पर ग्रुप इज ₹5,000। अब पहले हम यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं, और इससे रेलेवेंट कुछ मैंने कैलकुलेशंस करी हैं वो आपको मैं अपने साथ करवाता हूँ। लेकिन पहले आप इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ लें कि इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है और सेल्स रेवेन्यू से रेलेवेंट डिटेल्स हैं। तो इसकी मैंने कुछ वर्किंग्स करी हुई हैं, वो वर्किंग्स आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए वाइल्ड लैंड एक जगह थी, ठीक है ना। ये मार्च और सितंबर में नहीं चलेगी, बाकी 10 महीने ऑपरेशनल होगी। हर महीने 20,000 कस्टमर्स आएंगे तो पूरे साल में 2 लाख बन गए। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ग्रुप्स कितने होंगे, 50,000 ग्रुप्स होंगे। सवाल में ये लिखा हुआ है कि तकरीबन किसी ग्रुप में 5 लोग भी होंगे, कभी 5 लोग भी साथ आ रहे हैं, कभी 3 लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एवरेज 4 का बनता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सेफली कि 50,000 ग्रुप्स लगभग तकरीबन होंगे। कैसे आए ये, 2 लाख लोग आ रहे हैं, 4 से डिवाइड किया तो 50,000 ग्रुप्स बन गए। अच्छा, इसका सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा। 20% वीआईपी टिकट्स थी तो 80% स्टैंडर्ड टिकट्स होंगी। एक टिकट की प्राइस 2,000 थी, 2 लाख लोगों से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख का 80% लिया। इनफैक्ट 2 लाख का 80% यानी कि 1,60,000 लोग 2,000 रुपए वाली टिकट खरीदने तो 3,20,000 रुपए बन रहे हैं।
और 2 लाख का 20% यानी कि 40,000 लोग वीआईपी टिकट खरीद रहे हैं, एक टिकट वीआईपी 3,000 रुपए का है, तो वो 1,20,000 रुपए बने, और इस तरह से 4,40,000 रुपए टिकट्स से आ रहे हैं। इसके अलावा उसने ये कहा था कि आपके पास हर ग्रुप 5,000 रुपए के फूड एंड बेवरेजेस पर खर्चा करेगा। देखिए वो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, अगर आपने बिल्कुल आखिरी लाइन पढ़ी हुई हो, मोर ओवर द एस्टिमेटेड एवरेज स्पेंडिंग ऑन फूड एंड बेवरेजेस पर ग्रुप इज ₹5,000। सो इसका मतलब अगर 50,000 ग्रुप्स हैं तो 5,000 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख की स्पेंडिंग हो जाती है। अच्छा सर, ये मर्चेंडाइज की क्या वैल्यू लिखी है आपने? तो मैं मर्चेंडाइज का जो पैराग्राफ है वो पहले ही आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में सीक्वेंस में वो बाद में आ रहा है। ये एक वाइल्ड वेव अरीना जो थिएटर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप फर्दर यहाँ पर देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो लिखा हुआ रहा है रेवेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ ऑल विजिटर्स टू वाइल्ड वेव रिजॉर्ट्स इंक्लूडिंग दोज अटेंडिंग द थिएटर। वाइल्ड वेव रिजॉर्ट्स यानी कि पूरा का पूरा सारी चीजें, और उसमें से ये थिएटर में आने वाले वो भी क्या करेंगे, वो लोग including those attending the theater are expected to purchase merchandise such as souvenirs, t-shirts and toys with an average spending of ₹1,000 per visitor। लगभग हर बंदा जो चाहे वेवलैंड में जाए, चाहे वाइल्ड लैंड में जाए, चाहे थिएटर में जाए, लगभग 35% विजिटर्स ऐसे होंगे जो ₹1,000 का टी शर्ट्स पर, सोविनियर्स पर, गिफ्ट्स पर, टॉयज पर खर्चा करेगा। तो जब हम वाइल्ड लैंड की बात करते हैं, वाइल्ड लैंड के टोटल 2 लाख लोग हैं। 2 लाख का 35% यानी कि तकरीबन 70,000 लोग ऐसे होंगे जो ₹1,000 के हिसाब से मजीद खर्चा करेंगे और वो मर्चेंडाइज परचेज करेंगे। अच्छा, ये सारी वैल्यूज इन थाउजेंड है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। पहली कैलकुलेशन कैसे आई, 2 लाख विजिटर्स हैं, उसका 80% लिया। 80% लोग ऐसे हैं जो ₹2,000 वाला टिकट खरीदेंगे, 2,000 से मल्टीप्लाई किया, 1,000 से डिवाइड क्यों किया, ताकि मैं सारी चीजें इन इन थाउजेंड लिख लूँ। मैं सारी वर्किंग इन रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूँ, इसलिए हर चीज को 1,000 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह से वीआईपी टिकट्स के लिए 2 लाख का 20% लिया, 20% का 3,000 रुपए से मल्टीप्लाई किया, तो ये टिकट्स की टोटल वैल्यू आ गई। 1,000 से डिवाइड किया ताकि हर वैल्यू 1,000 की टर्म्स में लिखी हुई हो। ये टोटल टिकट से जो पैसा आया है वाइल्ड लैंड से वो है। फिर हर ग्रुप 5,000 रुपए खाने पीने पे खर्च करेगा, तो 50,000 ग्रुप्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5,000। और हर विजिटर का 35%, अगर 2 लाख लोग वाइल्ड लैंड में आ रहे हैं तो उसका 35% लोग यानी कि 70,000 लोग ऐसे होंगे जो 1,000 रुपए के टी शर्ट, सोविनियर, गिफ्ट खरीदेंगे। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 35% इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,000। पहला 1,000 जो है ये वाला वो सेल्स रेवेन्यू के लिए है। हर देखें U39 यानी कि 2 लाख का 35% दिया, यानी कि 70,000 लोग एक एक ₹1,000 वाला खर्चा करेंगे। डिवाइडेड बाय 1,000 इसलिए किया क्योंकि सारे सेल्स रेवेन्यू में इन टर्म्स ऑफ 1,000 लिख रहा हूँ। तो वाइल्ड लैंड जो जगह है उसकी टिकट से 440 मिलियन, 250 मिलियन खाने पीने से और 70 मिलियन मर्चेंडाइज से आ रहे हैं। और सारी चीजें मैंने थाउजेंड्स लिखी है, तो इसीलिए 440,000, 250,000 और 70,000 लिखा है। हालांकि ये 70,000 नहीं, टोटल वैल्यू 70 मिलियन है। और यही 4, 40, 2.5 और 70 ऊपर मैंने यहाँ पर मेन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टिकट्स, फूड एंड बेवरेजेस और मर्चेंडाइज के नीचे वाइल्ड लैंड के लिए लिख दिया, और इसका टोटल अमाउंट भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन्ड है। तो प्योर कैलकुलेटिव सवाल था, कोई इसमें खास कॉन्सेप्ट्स नहीं है। किसी को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर फॉर्मेट आता है बआसानी वो कर सकता है। पहली वर्किंग ये थी कि वाइल्ड लैंड का रेवेन्यू कैलकुलेट करें, इसी तरह से वेव लैंड और वाइल्ड वेव अरीना का भी रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो अब हम अगली वर्किंग पर चलते हैं जो कि वेव लैंड का सेल्स रेवेन्यू है। वेव लैंड के बारे में ये लिखा था कि ये मार्च से नवंबर ऑपरेट करेगा। तो 9 महीने बनते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हर महीने 30,000 लोग आएंगे, तो 9 महीनों में 2,70,000 लोग आएंगे। हर ग्रुप का साइज 4 लोगों का होता है, तो इसका मतलब 2,70,000 का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 67,500 ग्रुप्स होंगे। अगेन वही रेशो था स्टैंडर्ड और वीआईपी टिकट का 80:20। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2,70,000 का 80% लोग 2,000 वाली टिकट खरीदेंगे, डिवाइडेड बाई 1,000, अगर मुझे उसको रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से 2,70,000 का 20%, ये जितने भी लोग होंगे इसको 3,000 से मल्टीप्लाई किया, ये 3,000 रुपए वाली टिकट खरीदेंगे डिवाइडेड बाई 1,000, अगर मुझे उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, और ये टोटल अमाउंट आ गई। फूड एंड बेवरेजेस के लिए क्या होगा, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। जितने भी ग्रुप्स होंगे हर ग्रुप 5,000 रुपए का फूड एंड बेवरेजेस पर खर्चा करेगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ढूंढकर उसको 5,000 से मल्टीप्लाई किया, 1,000 से डिवाइड इसलिए किया ताकि रुपीज इन थाउजेंड में अमाउंट आ जाए।
और मर्चेंडाइज के लिए भी वही कंडीशन थी, 2,70,000 का 35%, 2,70,000 का 35%। ये वो लोग होंगे जो हजार रुपए का खर्चा करेंगे, तो 2,70,000 इंटू 35% इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, ताकि मैं उसको 1000 में या इन थाउजेंड्स कन्वर्ट कर दूं। 594, 337 और 94,500 की वैल्यूज भी आपकी यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हुई हैं, और ये टोटल आपके पास आंसर आ रहा है। फिर है वाइल्ड वेव अरीना, इसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग से दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? थिएटर वाइल्ड वेव अरीना, ये कोई इनका थिएटर है। थिएटर चार्जेस ₹500 फॉर अ स्टैंडर्ड टिकट एंड 1000 फॉर अ वीआईपी टिकट। इसकी स्टैंडर्ड टिकट 500 की है, वीआईपी टिकट 1000 रुपए की है। इट हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 500, इसमें 500 सीट्स हैं एक थिएटर में। 100 सीट्स रिजर्व फॉर वीआईपी टिकट होल्डर, 100 वीआईपी टिकट्स हैं, तो 400 सीट्स हो गई स्टैंडर्ड वाली। ईच न्यू थिएटर शो विल रन फॉर 5 वीक्स। कोई भी थिएटर का शो होता है तो वो 5 हफ्ते चलता है, 5 हफ्ते तक वो चलता है, फिर नया शो आता है। यानी कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस होती है, तो 5 हफ्ते तक एक ही लाइव परफॉर्मेंस होती रहती है, और उसके बाद एक नई परफॉर्मेंस, एक नया शो डेवलप होता है। विद एन एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 70% फॉर स्टैंडर्ड सीट्स। स्टैंडर्ड सीट्स कितनी है? 500 में से 100 वीआईपी हटा दो तो 400 स्टैंडर्ड सीट्स है। 70% लोग उस पर आए हुए होते हैं। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब ये कि टिकट सीट्स 400 लगी हुई है, जरूरी थोड़ी है कि 400 की 400 टिकट्स भी बिके। वो कहते हैं कि 400 का 70% जितना भी बनता है उतनी टिकट्स बिकती हैं। एंड 50% फॉर वीआईपी सीट्स। 100 वीआईपी सीट्स लगी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग आए। 100 का 50% यानी कि 50 लोग वीआईपी सीट्स पर आते हैं। ऑन वीकडेज देयर विल बी 2 शोज पर डे। वीकडेज मंडे टू फ्राइडे हो गए, रोज 2 शोज लगते हैं तो 10 शोज हो गए। वाइल ऑन वीकेंड्स सैटरडे एंड संडे 3 शोज पर डे विल बी शेड्यूल्ड। वीकेंड पर यानी कि सैटरडे और संडे पर 3 शोज होंगे, तो 2 इंटू 3 6 शोज ये हो गए। 10 और 6 16 शोज हो जाते हैं एक हफ्ते में। The theater will operate for 40 weeks per year after taking into account closure for during Ramzan, Muharram, Ramadan, Muharram and maintenance period. पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन 12 हफ्ते थिएटर बंद रहेगा, मुहर्रम में बंद रहेगा, रमजान में बंद रहेगा, मेंटेनेंस होगी तो बंद रहेगा, और 40 हफ्ते ये थिएटर ऑपरेट करेगा। ठीक है। द एवरेज स्पेंडिंग पर थिएटर विजिटर ऑन फूड एंड बेवरेजेस इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹300। अगेन आप इस पैराग्राफ को 1 से 2 बार रीड करें, फिर अगली वर्किंग पर जाइएगा। अब देखते हैं कि अगली वर्किंग क्या है। देखिए, अगर पूरे साल में 40 हफ्ते तक शोज लगते हैं और हर 5 हफ्ते पर नया शो लगता है, तो इसका मतलब 8 अलग अलग यूनिक शोज प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है। इसका कहाँ काम आएगा ये देख लेते हैं। बहरहाल हमने कैलकुलेट कर लिया कि पूरे साल में 8 अलग अलग तरह के थिएटर्स या शोज होंगे। यानी कि जैसा ना मूवी होती है ना, एक मूवी 5 हफ्ते तक चली, फिर दूसरी मूवी सिनेमा में लगी, फिर तीसरी मूवी लगी, तो इसी तरह से 8 अलग अलग थिएटर्स होंगे। शोज पर वीक, एक हफ्ते में कितने शोज होंगे भाई? जो आपके वीक डेज हैं, हर वीक डे में 2 शो और वीकेंड पे 3 शो, तो 16 शोज हो गए। साल में कितने शोज होंगे? अगर एक हफ्ते में एक साल में 40 हफ्ते हैं और हर हफ्ते में 16 शोज हो रहे हैं, तो 640 शोज होंगे। टोटल विजिटर्स पर शो, एक शो में कितने लोग आएंगे? 400 स्टैंडर्ड सीट्स हैं, 70% वो ऑक्यूपाइड होंगी, और 100 जो वीआईपी सीट्स हैं उसमें से 50% ऑक्यूपाइड होंगी, यानी कि एक हफ्ते में 330, एक शो में 330 लोग आएंगे। टोटल विजिटर्स पर ईयर 640 बार शो लगा, हर शो में 330 लोग आते हैं, चाहे वो वीआईपी हो स्टैंडर्ड हो, यानी कि 200 इतने लोग जो है वो पूरे साल में विजिटर्स होंगे जो आ रहे होंगे। इसमें वीआईपी भी शामिल है और स्टैंडर्ड भी शामिल है। अच्छा, अब मैंने टिकट्स का हिसाब कैसे लगाया, गौर से सुनिएगा। देखें, 400 सीट्स हैं स्टैंडर्ड वाली, 70% सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी, सारी टिकट्स नहीं बिकती। 400 में से 70% टिकट्स बिकती हैं, 400 में से 70% टिकट्स बिकती हैं जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं, उसकी ही टिकट बिकेगी, खाली सीट के तो पैसे नहीं आएंगे। एक टिकट 500 रुपए का है, ये सवाल में लिखा हुआ था, और मल्टीप्लाइड बाई 640, इसलिए क्योंकि साल में 640 बार ऐसा शो होगा, डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि मैं सारी चीजें थाउजेंड्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ। वीआईपी के लिए क्या हुआ? 100 सीट्स हैं, 50% ऑक्यूपाइड होंगी, इसका मतलब एक शो में 50 टिकटें बिकेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1000, एक टिकट 1000 का है, मल्टीप्लाइड बाय 640, साल में 640 शोज लगते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, ताकि मैं हर वैल्यू को 1000 में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मैंने रुपीज इन 1000 की हेडिंग डाली हुई है। ये आ गया आपका पैसा टिकट्स बेचकर। साथ में सवाल में ये लिखा हुआ था कि हर विजिटर 300 रुपए का फूड एंड बेवरेजेस यानी कि खाने पीने का खर्चा उसका होगा। 2,11,000
200, 2,11,200 लोग आएंगे, हर बंदा 300 रुपए का खाना पीना करेगा। तो हर बंदा अगर 300 रुपए का खाना पीना करेगा, उसके हिसाब से आपके पास जो है वो 63,360 का खाना पीना बन गया। इसके बाद आपके पास मर्चेंडाइज की सेल्स है। 2,11,200 जो विजिटर्स आएंगे, उसका 35% लोग मर्चेंडाइज खरीदेंगे, हर बंदा 1,000 रुपए की मर्चेंडाइज खरीदेगा। ये कॉमन इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो इतने की आपकी मर्चेंडाइज हो गई। ठीक है जी। ये वाले सेल्स रेवेन्यू भी मैंने यहाँ पर ऊपर आपके पास मेंशन कर दिए। ये रहे ये सारे सेल्स रेवेन्यू और ये रहा इनका टोटल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास ये ग्रैंड टोटल आ गया, टिकट्स का, फूड एंड बेवरेजेस का, मर्चेंडाइज का और टोटल आ गया। ये आपके पास सेल्स रेवेन्यू से रेलेवेंट जितनी भी वर्किंग्स थी उसको मैंने डिस्कस भी कर लिया, और आपके पास ये स्प्रेडशीट की फाइल भी होगी, तो आप आराम से इसको देख भी सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। लिखा हुआ है दैट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इज एस्टिमेटेड टू बी 50% ऑफ द रिलेटेड रेवेन्यू। फूड एंड बेवरेजेस का खर्चा रेवेन्यू का 50% होगा, while the cost of merchandise is projected at 60% of the related revenue। इसका मतलब ये हो गया कि फूड एंड बेवरेजेस का जितना भी खर्चा है, फूड एंड बेवरेजेस का जितना भी सेल्स रेवेन्यू है, 50% उसका कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है। तो फूड एंड बेवरेजेस के रेवेन्यू का 50% दिया, मर्चेंडाइज के रेवेन्यू का 60% उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो मैंने मर्चेंडाइज से आने वाले रेवेन्यू का 60% ले लिया। ठीक है जी, ये आपके पास दो एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ना हो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पर। सर ये कौन सा खर्चा है, ये जरा मुझे समझाएं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हर चीज को जहां जहां रेलेवेंट है ना, मैं उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट भी कर रहा हूँ। ऊपर वाली अमाउंट्स ऑलरेडी थाउजेंड्स में है, तो उसका परसेंटेज जब ले रहा हूँ तो थाउजेंड्स में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ पर देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, उससे फर्दर यहाँ पर मेंशन किया द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच न्यू थिएटर शो विच इंक्लूड्स रिलेटेड सैलरीज, यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस इज एस्टिमेटेड एट ₹4 मिलियन। ये जो शो 5 हफ्ते चलता है ना, एक शो बनाने का, सैलरी का, यूटिलिटी का, दूसरे दीगर खर्चों का, दूसरे दीगर जो खर्चे होते हैं वो टोटल 4 मिलियन होते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था वर्किंग नंबर 3 में कि हम पूरे साल में अगर 40 हफ्ते तक थिएटर ऑपरेट करते हैं और हर 5 हफ्ते पे नया शो लगाते हैं, तो 8 शोज बनाने होंगे। हर शो 4 मिलियन रुपए का बनेगा, हर शो 4 मिलियन रुपए का बनेगा। तो 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 8, ये टोटल कॉस्ट आ गई। और अगर किसी चीज को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जो कॉस्ट आ रही थी उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया, 32 मिलियन। 32 मिलियन का खर्चा हो रहा है, 3 जीरो ऊपर है कॉमन लिए हुए, इसीलिए मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। यह आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग सैलरीज, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट ₹520 मिलियन फॉर द फर्स्ट ईयर। आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, सैलरी की उसमें कॉस्ट शामिल है, यूटिलिटीज की कॉस्ट शामिल है, मेंटेनेंस की कॉस्ट शामिल है, अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट शामिल है, उन सबका जो एस्टिमेट है ना वो 520 मिलियन रुपए है फॉर द फर्स्ट ईयर। द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर इज प्रोजेक्टेड एट ₹30 मिलियन, और मार्केटिंग का और दूसरा जो खर्चा है वो 30 मिलियन है। तो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 520 मिलियन जो था उसको थाउजेंड्स में अगर लिखना है, 520 मिलियन मीन्स 520,000,000,000 डिवाइडेड बाय 1000 करता तो वो 520,000 बच जाता। 30 मिलियन का मतलब 30,000,000,000 1000 से डिवाइड करता तो 30,000 बच जाता। ये आपके पास सेलिंग एंड एडमिन के खर्चे आ गए। डेप्रिसिएशन पर आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे आई, आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं देखिएगा यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है 2.2 बिलियन टोटल लगेगा। 2.2 बिलियन में से कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 मिलियन होगा। इसका मतलब 0.2 मिलियन जो है वो हो सकता है कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो या कोई और चीज हो। तो 2 मिलियन पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है। सवाल कहते हैं द रिजॉर्ट इज फंडेड इक्वली बाय डेट एंड इक्विटी, यानी कि जो 2.2 मिलियन इंजेक्ट करें, आधा डेट है आधा इक्विटी है, विद अ डेट पोर्शन कैरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, और जो डेट का पोर्शन है उसमें 15% का इंटरेस्ट देना। 2.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से 1.1 मिलियन डेट है, 1.1 मिलियन के डेट पर 15% का इंटरेस्ट देना है, ये एक बात हो गई। ऑल एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड एट a rate of 20% per annum using the reducing balance method। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। प्रॉफिट्स विल बी सब्जेक्ट टू ए टैक्स रेट ऑफ 30%। इस पैराग्राफ को अप्लाई करते हैं। देखें, टोटल 2 बिलियन का आपका फिक्स्ड एसेट है,
उसको मैंने जब 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ हर चीज को ताकि वो थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो जाए, और 20% ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है। पहला ही साल है तो कॉस्ट पर ही रेट अप्लाई हो जाएगा, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो। फाइनेंस कॉस्ट 2.2 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसका आधा 1.1 बिलियन बनता है वो डेट से फाइनेंस हुआ हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट की टोटल फाइनेंसिंग में से आधी डेट से आधी इक्विटी से, तो आधी जो डेट से वो 1.1 बिलियन हुई। 1.1 बिलियन का, बिलियन में आपके पास 9 जीरोस आते हैं। 1.1 बिलियन जो है, पहले मैंने 1.1 को 9 जीरो से मल्टीप्लाई किया ताकि फुल अमाउंट आ जाए, 1000 से डिवाइड किया क्योंकि हर चीज को 1000 में कन्वर्ट कर रहा हूं, और उसका 0.15 या 15% या ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास ये वैल्यू बच गई। ठीक है जी, जब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया उस पर हमने 30% का टैक्स अप्लाई किया, 30% का टैक्स अप्लाई कर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आप आसानी कर सकते हो। हाँ ये है कि ये सवाल या ऐसा सवाल आपको उसी वक्त पढ़कर और उसी वक्त सॉल्व करना होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, सवाल को, इसके जवाब को 2-3 बार जरूर गो थ्रू करें, रिव्यू करें, देखें कि कहाँ पर आपको मसला आ रहा है। मुझसे व्हाट्सएप पर जरूर 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 अपने सॉल्यूशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।